नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन पर। बहुत दिनों के बाद हम पुनः पुनः उपस्थित हुए हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का एक नया टॉपिक लेकर। इतने देरी से वीडियो आने की जो वजह है वो ये है कि हमारे कुछ डिवाइसेस ख़राब हो गए थे और मुझे नए डिवाइसेस मंगवाने थे और फिर ये शादी सीज़न चल रहा था जिसकी वजह से काफ़ी व्यस्तता थी। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं होता, बट अगल-बगल ये सारे फंक्शन चलते रहते हैं तो बड़ा शोर-शराबा रहता है जिसकी वजह से रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दैट्स व्हाई आई एम टू लेट टू डिलीवर द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर आप पहले टेंस पढ़ाइए। वैसे भी इंग्लिश के सभी विद्यार्थी जो इंग्लिश पढ़ते हैं या जो भी इंग्लिश भाषा सीखने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए, जानने समझने के लिए ग्रामर में टेंस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, वो आप भली-भांति जानते होंगे। क्योंकि टेंस पढ़ने के बाद हमें इंग्लिश के सेंटेंस का अलग-अलग समय में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हमको पता चल जाता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक जो मैंने उठाया है टेंस, और टेंस अब इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम टेंस को कंप्लीट करेंगे और आपको टेंस को इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे कि आप उसको समझ भी लें कि टेंस क्या होता है। और कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टेंस से संबंधित जो एरर है वो ना होने पाए, आप उस एरर को डिटेक्ट कर लें और आसानी से अपने आंसर को दे पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के सभी अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहें। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जब लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हिंदी भाषी लोगों के लिए, विशेषतः हिंदी भाषी लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं को तो ये समस्या होती है। जो पहले से ही इंग्लिश मीडियम है, जो जानते हैं, उनको इतनी समस्या नहीं होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन इसमें करूँगा आप लोगों से, जो मेरी बातचीत होगी वो हिंदी में होगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताते रहेंगे और इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। तो टेंस समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम को समझना। एक बार आप टाइम समझ गए तो टेंस आप समझ जाएंगे। बाकी हम टेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, अलग अलग टाइप के, वो सारी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ इस वीडियो में, कुछ आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि टेंस, टाइम क्या है, अलग अलग है, एक ही चीज़ है। टाइम का टेंस से क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये टाइम है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये टाइम जो होता है, टाइम में जैसे देखिए ऐसा है कि टाइम को हम मेनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कहते हैं टाइम मतलब समय, हिंदी में समय कहते हैं। समय को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं, वर्तमान समय, बीता हुआ समय, आने वाला समय। 3 भागों में मुख्यतः बाँट सकते हैं। देखिए, जो बातें हम अभी कर रहे हैं या जो बातें हम अभी बता रहे हैं, जो यदि कोई भी व्यक्ति जिन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है, बता रहा है, पूछ रहा है, अगर उसका उस घटना का प्रभाव बताते समय है, कहते समय है, पूछते समय है, तो वह सेंटेंस हमेशा वर्तमान का सेंटेंस माना जाता है। अभी जब हम उदाहरण लेंगे तो आप समझ जाएंगे इस बात को। अभी हम एग्जाम्पल्स लेकर आपको इस बात को बताएंगे। कुल मिला जुला के आप इतना समझिए कि वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं या जो घटनाएं अभी अभी जस्ट घटी हुई हैं लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में है, या कोई घटना भविष्य की है जिसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है, तो वो जो है वर्तमान काल में ऐसे सेंटेंस को कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो अगर मैं खा रहा हूँ, ये इसमें जो वर्क है प्रोग्रेस में है, जो हमारा काम है प्रोग्रेस में है, जारी है हमारा काम, इसलिए वर्तमान में है। ठीक है। अभी जैसे कोई कहे कि आपने यह काम कर लिया, तो आप कहोगे हाँ हाँ मैंने यह तो काम कर लिया है। तो काम कर लिया है का मतलब ये सेंस ये दिखा रहा है कि जो काम मैंने किया उसका प्रभाव अभी जस्ट बताते समय भी है, तो इसलिए ये वर्तमान में माना जाता है। तो चलिए इसकी चर्चा हम टेंस में करेंगे। फिलहाल हमें अभी टाइम बता देते हैं कि देखिए एक टाइम लाइन है, ये है वर्तमान। क्या है? वर्तमान की लाइन है। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं तो ये वर्तमान है, जब हम कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं तो वर्तमान है।
अभी अभी हाल फिलहाल का जो समय होता है उसे वर्तमान कहते हैं। ठीक है, वर्तमान किसे कहते हैं? हाल फिलहाल का समय। इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टाइम कहते हैं। प्रेजेंट टाइम, करेंट टाइम ऐसा बोलते हैं। इसके पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं वो हमारी भूतकाल की घटनाएं होती हैं। भू माने होना, अभूत माने जो हो चुका है, मतलब जो बीत गया है, वो भूत की पास्ट की घटनाएं हैं, उसको पास्ट की। और ये हमारी मेमोरी में होती हैं। जो घटनाएं घट चुकी हैं वो हमारी मेमोरी में होती हैं। और जो घटनाएं घटी नहीं हैं, जो हमारी कल्पना में है कि हो सकती हैं या होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं या हमारी कल्पना में है, तो उनको हम फ्यूचर की घटनाएं कहते हैं। तो टाइम तीन तरह का होता है। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। और दूसरा है हमारा जो है पास्ट टाइम, जो हमारा बीत चुका है, जो घटना घट चुकी है और ये हमारी मेमोरी में रहेगी। याद रखना, ये हमारी मेमोरी में, याददाश्त में रहती है, हमारी यादों में रहती है जो घटना घटी होती है। और जो हमारी कल्पना में रहती है वो होती है फ्यूचर। जो हम फ्यूचर का प्लान डिसाइड करते हैं वो हमारी कल्पना में होती है, वो होता है फ्यूचर। तो टाइम ही है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। इसके बेसिस पे भी टेंस को तीन प्रकार का कह दिया जाता है। देखिए टाइम यूनिवर्सल है और ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम, टाइम जो है ये ग्रामर का शब्द नहीं है। ग्रामर का शब्द है टेंस। टाइम जो है ये एक डिक्शनरी का सामान्य शब्द है जिससे समय का बोध होता है। मतलब बीतने वाले समय का, गुजरने वाले समय का, आने वाले समय का, बीते हुए समय का बोध होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेंस की। टाइम आप समझ गए। अब देखिए मैं पहले डिफरेंस बता दूंगा कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, बता देता हूँ। उसके बाद दोनों का रिलेशन भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए दूसरा हम लेते हैं कि टेंस क्या है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि टेंस क्या है। वर्ब जो होता है ना, किसी भी जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है। तो क्रिया का वह रूप जो समय बताता है। ठीक है, वर्ब का वह रूप, क्योंकि वर्ब के कई रूप होंगे, आप इसमें देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि वर्ब के कई रूप होते हैं। वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का एक फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो जैसे एक मैं उदाहरण लेके आपको बता ही देता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ब लिया गो। ठीक है, यही इसका बेस फॉर्म है, यही इसका फर्स्ट फॉर्म है। गो, बेस भी यही है, फर्स्ट फॉर्म भी यही है। फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा फॉर्म होता है इसका वेंट। ये जो दूसरा फॉर्म है इसका पास्ट फॉर्म है। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट का एक फॉर्म है, एक फॉर्म पास्ट का, एक फ्यूचर, फ्यूचर का नहीं होता। इसलिए अभी आप बात करेंगे टेंस के प्रकार में कि फ्यूचर टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न में क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है। तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है गॉन। गो का गॉन, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक फॉर्म होता है इसका गोइंग, जिसमें आईएनजी लगता है, आईएनजी, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक फॉर्म यहाँ और भी कुछ लोग मानते हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको। जैसे गो है ना, गो में ई एस लगा के गोज लिखा जाता है। ये भी प्रेजेंट में ही यूज होता है। मेरे ख्याल से इसको अलग नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग इसको भी एक फॉर्म मानते हैं और मान भी सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब का रूप बदल रहा है। यहाँ वर्ब का रूप इस तरह है, यहाँ इस तरह है, यहाँ इस तरह है, यहाँ इस तरह और यहाँ इस तरह से है। तो रूप बदल रहा है तो इसको भी आप एक फॉर्म मान सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये चूंकि ये भी प्रेजेंट को दर्शाता है, ये भी प्रेजेंट को दर्शाता है, ये एक स्पेशल केस में यूज होता है। वो आगे चलकर अभी प्रेजेंट टेंस में आपको बताने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि इसका फॉर्म कब जो है, कब वर्ब के फॉर्म में यस या यस लग जाता है। तो ये वर्ब के फॉर्म है, वर्ब के रूप हैं, क्रिया के रूप हैं। तो ये जो क्रिया के रूप है ना, ये कोई ना कोई समय बता रहे होते हैं। क्या बता रहे होते हैं? समय बता रहे होते हैं। देखिए अब इसमें एक बात ये है कि ये तो प्रेजेंट बताता है, तो पास्ट बताता है, ये है। लेकिन गॉन क्या बताता है? ये निश्चित नहीं है। गोइंग क्या बताता है? यह निश्चित नहीं है। फिर भी यह वर्ब का रूप है। तो ये टेंस डिसाइड नहीं करता है। गॉन और गोइंग ये टेंस डिसाइड नहीं करता। देखिए क्रिया का वह रूप जो समय निर्धारित नहीं करेगा, जो टाइम के बारे में नहीं बताएगा, वो वो टेंस भी नहीं बताएगा कि कौन सा टेंस है। ठीक है, वो टेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा। और क्रिया का वह रूप जो टाइम के बारे में बताएगा, वह टेंस के बारे में बताएगा। इसलिए कहा गया क्रिया का वह रूप जो समय बताता है। क्रिया का वह रूप जो समय बताता है वह जो है टेंस टेंस होता है। अब एक चीज़ यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं लगे हाथ कि एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये जो गॉन है और गोइंग है
है ना, ये पार्टिसिपल है, ये किसी भी टेंस में यूज हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी यूज हो सकते हैं। पर वेंट जो है ना, कभी भी फ्यूचर में नहीं यूज होगा, प्रेजेंट में नहीं यूज होगा। गो आपका पास्ट में नहीं यूज होगा ये फॉर्म। तो यही मैं कह रहा था कि जो गॉन और गोइंग है ये पार्टिसिपल है, एक पास्ट पार्टिसिपल है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। ये इसलिए इनको जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट कौन है? गो है, वेंट है, गोज है, ये फाइनाइट वर्ब है। जब मैं वर्ब का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, जब मैं वर्ब के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा, तो ये बारे में बताऊँगा कि वर्ब कितने तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है और मेन वर्ब क्या है, इसके बारे में भी बात करूँगा। टेंस जानने के लिए वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये टेंस के वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं बताता चलूँगा। तो देखिए, ये आप समझ गए कि टाइम क्या है। टाइम एक अलग चीज़ है। टेंस क्या है? टेंस में वर्ब का जो रूप टाइम बता देता है वही टेंस कहलाता है। आप अंतर भी समझ गए और दोनों में समानता क्या है भी समझ गए कि मतलब क्या है, टेंस टाइम से ही जुड़ा हुआ है, टेंस टाइम से रिलेटेड है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टाइम टेंस नहीं बताएगा, वर्ब का रूप जो है वो टेंस बताएगा। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? टेंस के प्रकार की। ठीक है, तो हम बात करेंगे टेंस के प्रकार। देखिए, जो टेंस के प्रकार की अगर हम बात करें तो दो बातें सामने निकल कर आती हैं। देखिए, हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा ट्रेडिशनल ग्रामर में, उसको 3 वर्गों में बांटा गया था, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और आज भी यह यूज होता है और पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल ग्रामर में है। किसमें? ट्रेडिशनल ग्रामर में है। जो हमारी परंपरागत जो व्याकरण है उसमें इसको 3 भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान का जो समय बताता है, पास्ट टेंस माने जो बीता हुआ समय बताता है, फ्यूचर माने जो आने वाला समय बताता है, जो हमारी कल्पना में होता है या हमारी प्लान में होता है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो टेंस को 2 ही भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ब के फॉर्म में आपने देखा था कि जो वर्ब का जो फॉर्म था, प्रेजेंट का तो फॉर्म था, पास्ट का फॉर्म था, जो गो प्रेजेंट का था, वेंट पास्ट का था, लेकिन फ्यूचर का कोई फॉर्म नहीं था। इसीलिए जो है मॉडर्न इंग्लिश में टेंस के केवल 2 प्रकार हैं। टेंस के केवल 2 प्रकार हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन मॉडर्न इंग्लिश, बट फॉर कन्वीनियंस वी ऑफन यूज द टर्म फ्यूचर सिंपल टू डिस्क्राइब द फॉर्म विल और शैल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। तो इस चीज़ को बताने के लिए, है ना, ट्रेडिशनल ग्रामर में 3 तरह है ना, तो 3 तरह है। तो मॉडर्न में ये जो है केवल विल शैल के साथ बेयर इन्फिनिटिव जो लगता है उसको बताने के लिए फ्यूचर टर्म हम यूज करते हैं। अदरवाइज टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इंग्लिश हैज़ टू टेंसेस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ऐसा किसने कहा है? रेंडोल्फ क्वर्क एंड अदर्स। इनकी किताब का नाम है अ ग्रामर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। तो ये बात है। तो आप, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या लिंक है, और उसके बाद टेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्यों ट्रेडिशनल ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में क्यों 2 ही प्रकार के होते हैं? क्योंकि अगर वर्ब के बेसिस पे देखें तो 2 ही प्रकार संभव है, तीसरा प्रकार संभव नहीं है। और जो फ्यूचर टेंस बनाया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज बनाया जाता है। विल शैल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उनकी सहायता से फ्यूचर टेंस बनाया जाता है। क्योंकि जो मॉडल्स हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, वो टेंस भी डिसाइड करती हैं और मूड भी बताती हैं। तो बात करेंगे, जब मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करेंगे तो हम बताएंगे कब वो टेंस बताती हैं, कब मूड बताती हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। जो प्रेजेंट की बातें करता है वो प्रेजेंट टेंस में, जो सेंटेंस पास्ट की बातें करे वो पास्ट टेंस में, और जो फ्यूचर की बातें करे वो फ्यूचर टेंस में। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे है। और ये बात भी हम समझ गए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस। टेंस आप समझ ही गए, 2 प्रकार या 3 प्रकार। अगर ट्रेडिशनल ग्रामर लें तो 3 प्रकार, मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखें तो 2 प्रकार। तो सब प्रेजेंट टेंस तो होता है, चाहे हम ट्रेडिशनल लें चाहे हम मॉडर्न लें। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं।
देखिए प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और इस बेसिस पे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। वैसे चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी को 4 भागों में बांटा गया है, सभी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 भागों में। तो प्रेजेंट टेंस में जो 4 भाग हैं, वो पहला भाग क्या है? पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे, है ना? तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा हो, तो जब भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हो जिसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है मैंने बताया वो प्रेजेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेजेंट टेंस को। और ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें कि अगर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी गई हो, केवल केवल क्या लिखा गया हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई हो। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई हो, तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही बात मैं जो बता रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस लिखा गया हो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख ही देता हूँ, आई रीड अ न्यूज़ पेपर डेली। यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ रीड वर्ब आया है, पढ़ना। रीड वर्ब आया, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये अपने फर्स्ट फॉर्म में आया है। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस, ये आपका सब्जेक्ट है, मैं एक न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे काम करने वाला, जो काम करने वाला करता है सब्जेक्ट है। काम क्या किया जा रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ने का काम जो है पढ़ने का किया जा रहा है। ठीक है? तो ये जो पढ़ना, रीड, जो वर्ब है, ये वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसलिए ये प्रेजेंट का टेंस है। किसका टेंस है? प्रेजेंट का टेंस है। और प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है। तो आप समझ गए होंगे, है ना, इस बात को? आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझने से पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में माने जाएंगे। ध्यान दीजिए, कोई भी जो सेंटेंस लिखा जाता है उसमें या तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मैंने काम करने वाला, जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो, या जो काम कर रहा है वो। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद एक मेन वर्ब होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगी। जैसे सी इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग फूड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे सी, वह फूड खा रही है। सी इज ईटिंग फूड, वह फूड खा रही है, वह खाना खा रही है। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ब आया है। सी तो करता हो गया, फूड खाना हो गया, ईटिंग वर्ब है, एक इज वर्ब है, दो वर्ब है। तो ये जो इज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और जो ईटिंग है ये मेन वर्ब कहलाता है। तो इसमें दो वर्ब क्यों आ गए? इसलिए दो वर्ब आ गए इसमें क्योंकि ईटिंग जो है, ईटिंग मैंने बताया था ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये टेंस नहीं बताता है, ये टेंस नहीं बताता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस बताएगा। क्या बताएगा? ये टेंस बताएगा। और ये सिर्फ ईटिंग ये बता रहा है कि काम किस मोड में है, काम किस मोड में, जैसे प्रोग्रेसिव मोड में है कि नॉन प्रोग्रेसिव मोड में। ईटिंग ये बता रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए इज यहाँ पे टेंस बताने का काम कर रहा है। तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है? या ऐसे लिखा जाएगा सी ईट्स फूड। सी, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा सा ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, है ना? जैसे मैं लिखूँ सी ईट्स फूड, ईट्स फूड, यही बात अगर मैं ऐसे लिखूँ सी ईट्स फूड। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, सी सब्जेक्ट है, खाना
ईट्स माने खाती है। देखो यहाँ यस लगा है, और मैंने अभी इसके थोड़ी देर पहले आपको वर्ब के फॉर्म में बताया था कि जब वर्ब में यस या यस लग जाता है तो वो प्रेजेंट में माना जाता है। किसमें? प्रेजेंट में माना जाता है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं किसी भी किसमें, किसी भी सेंटेंस में। अब बात हम ये कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस है। तो पहली बात कि वर्ब, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब जो है ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल क्या हो? मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल जो है मेन वर्ब हो, और वो भी अपने किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में हो। किस में फॉर्म में हो? फर्स्ट फॉर्म में हो। या वर्ब के साथ क्या लगा हो? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हो? यस या ईएस लगा हो। किस फॉर्म के साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, यस या ईएस लगा हो। वैसे फर्स्ट फॉर्म ना कह के बेस फॉर्म के हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, तो यस या ईएस लगा हो तो ये जो है प्रेजेंट का टेंस है। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब कोई ना हो, हेल्पिंग वर्ब कोई ना हो, मेन वर्ब हो, वो भी अपने किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। या फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब में क्या लगा हो? यस या ईएस हो, तो प्रेजेंट का टेंस है। किसका टेंस है? प्रेजेंट का टेंस। अब बात कर लेते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब हो, क्योंकि ये केवल इंडेफिनिट बनाता है। ये केवल क्या बनाता है? इंडेफिनिट बनाता है। लेकिन और भी कुछ कैटेगरी होती है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अगली बात अगर हम करें कि अगर हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब अगर हो, तो अगर सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब हो, या डू में ईएस लगाते हैं तो डज बन जाएगा, तब भी आप जानते हैं प्रेजेंट का ही होगा। डू हो, डज हो, इज हो, एम हो, आर हो, हैज़ हो और हैव हो। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव। और ये मेन वर्ब का काम ना करें, और ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं। लेकिन अगर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही हैं और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है किसी भी सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस 100% प्रेजेंट टेंस है। आई रिपीट, इफ एनी सेंटेंस if any sentence contains these helping verbs do, does, is, am, are, has, have, then sentence must be present tense। ठीक है, तो यदि किसी सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो वो जो है क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब बात करेंगे सर मेन वर्ब में होंगी तो भी वो जो है प्रेजेंट टेंस है, तो भी क्या है? वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, मैंने कहा था ना, क्योंकि ये अच्छा तब कैसे प्रेजेंट टेंस है सर? अगर हेल्पिंग वर्ब है तब भी प्रेजेंट टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है तब भी प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि डू अपने बेस फॉर्म में है, माने फर्स्ट फॉर्म में है ना, ईएस बेस फॉर्म में ही लगता है, मैंने बताया। इज अपने जो है प्रेजेंट, इज एम आर तो प्रेजेंट का ही है, और अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं तो भी ये जो है फर्स्ट फॉर्म है। और इनका सेकंड फॉर्म फिर क्या होता है? इनका सेकंड फॉर्म होता है वाज और वर होता है, वाज और वर होता है। डू डज का फिर सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। ठीक है, अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगी तो ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म, ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्म, नीचे वाला सेकंड फॉर्म। हैज हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं तब भी क्या हैं? ये प्रेजेंट टेंस को बताएंगी, जिसमें से मैं आपको बता दूं, ये पहला दो, जिसमें मैं आप बता दूं ये पहला दो अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो वह इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि वह कंटिन्यूअस टेंस है। टू डज का अगर यूज हुआ है तो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज एम आर का यूज हुआ है तो ज़्यादातर चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली ये कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हैज हैव का यूज हुआ है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। अच्छा, डू डच के बाद अगर मेन वर्ब आती है तो इंडेफिनिट टेंस है, श्योर है। इज एम आर के बाद मेन वर्ब
आती है आईएनजी के साथ तो श्योर है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और हैव के बाद वर्ब मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है तो कंफर्म है कि वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान से समझिए, अगर ये जो डू डज है, ठीक है, ये जो डू डज है इसके साथ बेस फॉर्म आती है, वर्ब का बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है तो इंडेफिनिट टेंस है। इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो कंटिन्यूअस है। अगर हैज हैव जो है ये हैज हैव है, हैज हैव के साथ जो है अगर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है तो वो परफेक्ट है। चलिए एक उदाहरण द्वारा आपको बता देते हैं ये बात, ठीक है। पेज क्लियर कर लेते हैं पहले। तो पहले देखते हैं जैसे लिखा है, मान लेते हैं कि लिखा है, पहला सेंटेंस है डू यू गो देयर, डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, या क्या आप वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर, ठीक है। इसमें डू आ गया तो एकदम कंफर्म प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है इसीलिए ये इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है ये? इंडेफिनिट टेंस है। बता दे रहे हैं ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं। अगर सेंटेंस इस तरह से है कि एक लेते हैं, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। आई एम फीलिंग हैप्पीनेस का मतलब होता है कि मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं खुशी हैप्पीनेस महसूस कर रहा हूँ। फील करना मतलब महसूस करना। तो यहाँ पे देखिए एम आया है तो फॉर श्योर ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद इज एम आर के बाद मैंने कहा था कि अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम कह सकते हैं। तो ये टेंस जो है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही बात? अगर डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो इंडेफिनिट टेंस है। अगर इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो क्या है वो कंटिन्यूअस टेंस है या प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है वो वर्क जो है प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है, जारी है। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ मतलब अभी महसूस कर रहा हूँ, ये काम जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये काम, ठीक है। और एक और लेते हैं, पेज क्लियर कर ले पहले, एक और बता रहे हैं आपको, तीसरा वाला। जैसे आप बात करें आई हैव, आई हैव, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम ख़त्म कर लिया है, मैंने काम ख़त्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम ख़त्म कर लिया है। देखिए इसमें क्या हैव है, अगर हैव है तो प्रेजेंट है, ठीक है। हैव है तो क्या है? प्रेजेंट है। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर उसके बाद वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म आ जाए फिनिश्ड, ये फिनिश का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो ये कहलाता है प्रेजेंट। हैव प्रेजेंट बता रहा है और ये परफेक्ट बताता है। क्या बताता है? परफेक्ट। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है, काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट, ठीक है। तो आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये तीन तरह का आप समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में डिटेल भी हम आपको बताएंगे, पर अभी हम आपको पहचानना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहचानना, कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई जो सेंटेंस है किस टेंस का है।
अब एक और टेंस है जो हम आपको बताएंगे पहचानना, उसको बता दें। उसको बताने के बाद क्या होगा कि फिर आप जब पहचान लेंगे तो एक टेंस के बारे में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कहाँ कहाँ सॉरी परफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ कब कब किस किस सिचुएशन में हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, बोलने में, लिखने में, ट्रांसलेट करने में, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि उसमें, एक मिनट बता रहे हैं आपको। देखिए अगर बात करें, जैसे मैं लिखूं आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, इसका मतलब है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2 घंटे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन काम अभी भी जारी है, काम खत्म नहीं हुआ है। 2 घंटे का काम, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2 घंटे तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी काम मेरा खत्म नहीं हुआ है, काम जारी है। तो इसमें देखिए हैव आया है तो कन्फर्म है, प्रेजेंट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ हैव है। उसके बाद बीन, ये बी एक क्रिया होती है, ये बी है ना, ये जो बी है, ये जो बी है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो आप देखिए आई के साथ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कंफर्म है, क्योंकि हैव है तो प्रेजेंट है, अब बीन लगा है तो परफेक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। हैव लगा है, बीन लगा है, तो परफेक्ट क्या है, परफेक्ट, क्योंकि हैव हैज के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो परफेक्ट है, कंफर्म है, मैं इसके पहले बता चुका हूँ। अब उसके बाद क्या लगा, टीचिंग। टीचिंग किस में लगता है, प्रोग्रेसिव में। किस में लगता है, प्रोग्रेसिव में, कंटिन्यूअस में लगता है, आप जानते हैं। ठीक है, किस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई होप इतना आप समझ गए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर स्पेलिंग कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए भाई, प्लीज सॉरी, क्योंकि स्पेलिंग जो है हमेशा से मेरी थोड़ी वीक रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे टीचिंग जो है एज ए प्रोग्रेसिव टीचिंग, क्योंकि मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमारा यूज हुआ है जो है आई एन जी, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है, जो कि कंटिन्यूअस में लगता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे, और आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में है आप उनको पहचान पाएंगे, और ये भी बता पाएंगे प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव है, या प्रेजेंट का परफेक्ट है, या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अब ये बात आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर कब कब कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाती है, तो इससे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।